नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने द इमरजेंसी डायरी, वो साल जिन्होंने एक नेता को गढ़ा, पुस्तक का राजस्थान में विमोचन किया। आपको बता दें, ये पुस्तक ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे अंधकारमय कालखंड आपातकाल में युवा नरेंद्र मोदी के संघर्षों और नेतृत्व क्षमता के उदय को रेखांकित करेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में पुस्तक का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह है, बल्कि उस दौर के असली नायकों की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करता है। पुस्तक में उन लोगों की प्रत्यक्ष कथाएं शामिल हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ कार्य किया और उनके साहस, संगठन क्षमता और दूरदृष्टि को करीबी से देखा। इसके साथ ही इसमें दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेखीय सामग्री का भी समावेश किया गया है, जो इसे और अधिक प्रामाणिक बनाते हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। द इमरजेंसी डायरी नाम से इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया है। जब आपातकाल लगा था, उस वक्त क्या कुछ स्थिति थी नेताओं की, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। द इमरजेंसी डायरी, वो साल एक नेता को गढ़ा, ये पूरे पुस्तक का नाम है। और इसी पुस्तक का विमोचन जो है सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान कई मंत्री भी जो हैं वो वहां पे मौजूद रहे। तो पुस्तक का राजस्थान में विमोचन किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रावला मंडी के समीपवर्ती गांव में निर्मित एक पेयजल भंडारण की डिग्गी क्षतिग्रस्त होने से सप्लाई जो है वो बाधित हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने इस क्षतिग्रस्त डिग्गी की सफाई कर मरम्मत करवाए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने पीएचईडी अधिकारियों पर मरम्मत कार्य के नाम पर बजट हड़पने और मरम्मत कार्य में लीपापोती कराए जाने को लेकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने साफ तौर पर उन पर आरोप लगाया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्रामीण भी जो है वो पहुंचे। उधर मौके पर उपस्थित आक्रोशित ग्रामीणों ने अभियान प्रभारी को भी बताया कि हमारे गांव की डिग्गी में नहर से पानी का भंडारण किया जा रहा है और इससे आगे की बड़ी पाइप के जरिए स्थानीय जल प्रदाय योजना में भेजा जाता है। बारिश के बाद गलियों से आने वाले पानी के बहाव से इस डिग्गी की दीवारें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे गलियों का गंदा पानी इसमें भर चुका है। यही गंदा पानी आगे जल प्रदाय योजना में जाएगा। जो पानी ये इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, ये हमारे मेन समस्या ये मेन जो हमारी डिग्गी है, जो नहर से सप्लाई आती है डिग्गी में, उस पानी में उसमें गंदा पानी सारा गलियों का वगैरह कूड़ा करकट सारा इस डिग्गी में जमा हो गया। जो पानी पशुओं के पीने के लायक भी नहीं है, आदमी तो पी भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। इसके एवज हमने जेईएन और जल विभाग के जेईएन साहब को बुलाया, एएन साहब को हमने सूचित किया। जल जीवन मिशन योजना में ग्राम पंचायत 5 में 6 करोड़ के लमसम बजट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यहाँ ये बजट ये इसकी बिल्कुल धांधली कर रहे हैं, अच्छी तरह से लग नहीं रहा। ये लिपापोती करके चले जाते हैं। ये सभी डिग्गियों का दुरुस्ती करने का पैसा आया हुआ है, इन्होंने मात्र 1-2 गड्ढा लगा के इसको बंद कर दिया। वो थोड़ी सी 3 आंगल बरसात आने पे ही वो पानी सारा बह के अंदर चला गया। तो इसलिए हम ये सारे इकट्ठा, हमारी मांग यही है, ये पानी बाहर निकाला जाए, तब तक हम सप्लाई सुचारू रूप से चालू नहीं करने देंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां उदयपुर में डॉक्टर रवि की मौत मामले में आज रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी और वार्ड में सेवा नहीं दे रहे हैं।
वहीं आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले उदयपुर में वाटर कूलर की करंट से डॉक्टर रवि की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रदेश भर में रेजिडेंट डॉक्टर नाराजगी जताते हुए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे, जिसके बाद आज से रेजिडेंट डॉक्टर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। तो आपको बता दें, रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से आपातकालीन हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। उनकी मांग है कि तत्काल रूप से उन पे कार्रवाई की जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। करंट लगने से एक डॉक्टर की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये सभी रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और आज इन्होंने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का आंदोलन कर दिया है। चेतावनी दी है कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक वो इस तरह के बहिष्कार जो है कार्यों का करते रहेंगे। आपको बता दें, सिर्फ इमरजेंसी जो है वो खोला गया है, बाकी सभी जगह की सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस 28 जून यानी आज से जोधपुर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। इसे लेकर जोगाराम पटेल ने कहा कि ऐसे लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने संविधान का हनन किया है। वहीं जोगाराम पटेल ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी डिफेमेशन के केस को लेकर गहलोत के केस को वापस लेने पर पलटवार किया है। जोगाराम पटेल ने बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा द्वारा राज्यपाल को सजा माफी के लिए लिखे प्रार्थना पत्र को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जोधपुर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जोधपुर प्रवास के दौरान बिड़ावास गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा रामदेव मंदिर के मुख्य द्वार की ध्वज स्थापना कार्यक्रम में भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के वहां पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से उनकी अगुवाई की गई। ग्रामीणों ने अशोक गहलोत को जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ ही स्थापना कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उनका आभार भी जताया। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने रामदेव मंदिर के मुख्य द्वार की ध्वज स्थापना अपने हाथों से की। पूरा माहौल भी एक बार तो फिर धार्मिक नजर आया। बताया जा रहा है कि मंदिर का पुजारी पिछले 40 सालों से पांव में जूते नहीं पहन रहा था। पुजारी की ये जिद थी कि जब तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं मंदिर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। तो आपको बता दें, अशोक गहलोत जो है वो ध्वज आरोहण दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने अशोक गहलोत को जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरह अशोक गहलोत के वहां पहुंचने पे लोगों की भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। उनका भव्य स्वागत करते हुए, नारे लगाते हुए लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। वहां के पुजारी की भी ये मानना था कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री जब तक नहीं आएंगे तब तक वो अपने पैरों में जूता नहीं पहनेगा। इस तरह के कई लोग जो थे जो पूर्व मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। लोगों की भारी भीड़ जो है उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। हाथों में झंडा तिरंगा लेते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह अशोक गहलोत जो है लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जोधपुर के पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन दिया है।
रावर ग्राम के ग्रामीणों ने अवैध खनन माफियाओं पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें, ग्रामीण पुलिस थाना कारपड़ा में रावर निवासी ओम प्रकाश ने शिकायत दर्ज करा के बताया कि 26 जून की रात को ग्राम रावर में अवैध खनन हो रहा था, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस थाने में की थी, लेकिन पुलिस समय पर और मौके पर नहीं आई और खनन माफियाओं ने मेरे और मेरे साथी के साथ कैंपर गाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मेरे साथी के सर पर चोट आई है। उसके बाद भी मैंने दोबारा 112 पर कॉल किया तो गाड़ी नहीं आई और बिलाड़ा अस्पताल में उसे प्राथमिक इलाज के लिए मैंने अपने दोस्त को ले जाया गया, जबकि मेरे साथी के सर पर गंभीर चोट लगी है। करीब 10 टांके भी लगे हैं। इस घटना के बावजूद पुलिस ने हमारे ही वाहनों को जब्त किया है, जबकि अवैध खनन माफिया के वाहन जब्त नहीं किए गए हैं। अवैध खनन करने वाले लोग हमारे ग्राम रावर में खुलेआम घूम रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं। ओम प्रकाश, गांव रावर। मतलब रात की घटना है। 26 तारीख शाम की रात की 2 बजे बजरी खनन वाले थे। हम उनके मतलब पुलिस को फ़ोन भी किया था, पुलिस आई नहीं थी, धीमी धीमी गति से आई थी, लेकिन आने के बाद में वो फ़ोन करके उसको भगा दिया। और फिर वो भाई बजरी माफी है हमारे ऊपर 2 कैंपर लेके हमला करने लगे। बाइक पे थे हम, तो बाइक के पीछे से टक्कर मारी कैंपर की, हम नीचे ज़मीन पे गिर गए। गिरने से ये सिर फट गया, चोट आई। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस भी मौके पे नहीं आई टाइम से। फिर बाद में हमने इसको बिलाड़ा हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस वाले आए, फिर लेट आए, पुलिस वाले ही लेके गए बिलाड़ा। और फिर वो आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और तीनों आरोपी हमारे घर के आगे घूम रहे हैं और फ़ोन करके हमारे को धमकी भी दे रहे हैं कि अब आप क्या कर लोगे, थाना तो हमारा खरीदा हुआ है, आप क्या कर लोगे। हमारी व्हीकल है वो पकड़ के ले गए और पुलिस वाले उनके कोई व्हीकल जब्त नहीं कर रहे हैं और वो तीनों आरोपी घर पे ही बैठे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां पुलिस के द्वारा लगातार एक बड़े गिरोह पर कार्रवाई की जा रही है। इस गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। वहीं इन गिरोह के तार दुबई से पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। दुबई में बैठा इनका आका इनको आदेश देता है। पाकिस्तान से अवैध हथियार और अवैध ड्रग्स जो है वो आती है। भारत में अवैध ड्रग्स, अवैध हथियार यहाँ पर दुबई में बैठे आका के गुर्गे विभिन्न राज्यों में सप्लाई करते हैं, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, डिडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो उनकी टीम के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध हथियार के साथ पुलिस ने कई लोगों को पकड़े हैं। अवैध हथियार पाकिस्तान से आए हैं। इन अवैध हथियारों के साथ ड्रग्स की तस्करी भी की जा रही थी। पहले ये तस्कर सोने की तस्करी किया करते थे और सोने में मार्जिन कम होने पर अब इन्होंने ड्रग्स और अवैध हथियारों का काम शुरू कर दिया है। अंदेशा ये भी लगाया जा सकता है कि ये अवैध हथियार आपसी सौहार्द खराब करने के उद्देश्य से भी काम में आ सकते हैं। ऐसी भी सूचनाएं पुलिस को के सामने आ रही हैं। हो गया क्या सब? जिसमें हम 2 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें आदिल और अरबाज थे, जिनसे करीबन 8.5 ग्राम स्मैक बरामद की थी। उन्हीं की इतला पर हमने मोहम्मद इलियास निवासी सहरानाबाद से उसकी निशानदेही पर करीबन 55.5 ग्राम स्मैक इसमें बरामद की थी। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारी टीम में, जिसमें SHO डिडवाना राजेंद्र जी और इनकी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए हमने अमरजीत सिंह नामक व्यक्ति जो कि पंजाब में रहता है जालंधर में, उसको दस्तयाब किया था। अरेस्ट करने पर इनसे लगातार हमने पूछताछ की थी। इनके मोबाइल का डाटा हमने रिकवर कराया टेक्निकल हैंड से, तो उसमें हम कुछ हथियारों की फ़ोटो और चैट उसमें मिली थी। इसमें हमने इनसे गहनता से अनुसंधान किया और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमने ये बड़ी खेप करीबन 5 पिस्टल, विदेशी पिस्टल है जो इनसे बरामद किए, जिसमें 2 पिस्टल चाइना मेड है। एक पिस्टल जो चाइना मेड है उसका बोर इसमें जो था गन का, उसका इसमें जब्त किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया मेड ग्लोक पिस्टल के पार्ट्स भी हमने आज इसमें जब्त किए हैं। अब रुक करते अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नहरोली के गांव
सिकंदरा के आम रास्ते में गंदा पानी और दलदल जमा होने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। आपको बता दें, स्कूली बच्चों को भी इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बारिश के मौसम में तो इस रास्ते की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। वहां बाढ़ की तरह पानी भरने लगे हैं। गांव निवासी रिटायर्ड फौजी राम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि इस समस्या के समाधान के बाबत सभी ग्रामीण कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। स्थानीय सभी अधिकारियों और प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का अभी तक समाधान नहीं किया जा सका। अब ग्रामीणों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का घेराव करने का भी चेतावनी दी है। धांधलेबाजी, घपलेबाजी। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से गंदा पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यह आम रास्ता ग्राम पंचायत नेहरोली के ग्राम सिकंदरा वार्ड नंबर 6 का है। इसमें गंदा पानी भरा हुआ है। कई वर्षों से ग्राम पंचायत को सूचित कर चुके हैं, ग्राम सेवक को कर दिया है, तहसीलदार महोदय को किया है, एसडीएम साहब को किया है, विकास अधिकारी को, और काफी 181 नंबर पे भी हमने रिपोर्ट कर चुके हैं। अभी तक इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। शासन प्रशासन से हम सब ग्रामवासियों का निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें। इसका निराकरण नहीं होने पर हम सभी ग्रामवासी धरना प्रदर्शन करेंगे। पुरानी जो रंजीताजी थी वो भी उस रास्ते पर जा चुकी हैं, एमएलए भी उस रास्ते पर जा चुका है, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अगर जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो हम एमएलए एमपी का भी घेराव करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बारां शहर के प्रसिद्ध प्यारे राम मंदिर की है, जहां भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से निकाली गई। इससे पहले मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजा के बाद परंपरा अनुसार तोप चलाकर रथ यात्रा की शुरुआत की घोषणा की गई। मंदिर परिसर में जय श्री जगन्नाथ स्वामी के जयकारों से गूंज उठा। विशेष आयोजनों के तहत भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं से सजे धजे रथ पर विराजित किया गया। रथ को फूलों, रंग बिरंगी झांकियों और पारंपरिक सजावटी वस्तुओं से सजाया गया। भगवान को रथ पर बिठाकर पूरे मंदिर परिसर में परिक्रमा कराई गई। आपको बता दें, इस दौरान भक्तों ने भजन, कीर्तन, संकीर्तन के माध्यम से माहौल को भक्ति में बना दिया। आज जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव है। मंदिर श्री अनंतराय जी प्याराम जी देवस्थानी बाग का एक राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर है। यहाँ लगभग 5-5.5 साल पूर्व ये भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा बाबा के द्वारा ही की गई थी। ये इस मंदिर की एक परंपरा है। इस मंदिर के विमान या ठाकुर जी कभी इस मंदिर के बाहर नहीं जाते। अतः इस मंदिर में ये साल में एक बार जगन्नाथ स्वामी अंदर अपने निज मंदिर से निकलकर यहाँ बाहर रथ में विराजमान होकर इस मंदिर पर ही परिक्रमा करके सुबह दिन में 12 बजे से रात में 9 बजे तक यहाँ भक्तों को दर्शन देते हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। साल 1975 के 25 जून को इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसमें पत्रकारों के कलम की शाही सुखा दी गई थी। आपको बता दें, किसी को जेल में डाल दिया गया था। इमरजेंसी जिसमें देश भर के लाखों लोगों को जबरन पकड़कर जेल में डाला गया था। 1000 लोग जेल जाने के बाद लापता हो गए। कहाँ गए वो सब लोग जो जबरन उनके साथ नसबंदी करा दी गई थी? इसके पीछे का कारण था देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इलाहाबाद न्यायालय के द्वारा 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाना। इसलिए जनता के ऊपर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लागू कर दिया गया। ये सब कुछ आज के युवा वर्ग को नहीं पता होता है। जरूरी है ये कहना कि देश के पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का, जो कि राजस्थान के मरु बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर बीकानेर भारतीय जनता पार्टी शहर के द्वारा आयोजित इमरजेंसी को लेकर विचार गोष्ठी में कार्यक्रम में शिरकत की थी। तो आपको बता दें, ये सभी बातें जो हैं वो स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया, क्योंकि वो राजस्थान पहुंची और इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने इमरजेंसी को लेकर अपनी बात रखी।
1 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी हुई। आपातकाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र पर प्रहार हुआ, उसके संदर्भ में आज बीकानेर में 33 महानुभावों को स्मरण कर मैं प्रणाम कर पाई। ये वो साधारण परिवार के नागरिक हैं जिन्होंने जब लोकतंत्र पर काला साया छाया तब अपने अपने परिवार की सुरक्षा को ताक में लगाते हुए, अपने भविष्य को स्वाहा करते हुए जेल को स्वीकार किया। ये वो परिवार हैं जो प्रताड़ित हुए, लेकिन संविधान के संरक्षण में वो तब भी कदम सरकार को प्रतिस्थापित किया देश की राजधानी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां मॉनसून के सक्रिय होने के बाद आज फिर से बारिश की झड़ी लग गई है। सुबह सवेरे कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश होती रह रही है। इसके बाद दिन भर आसमान में तेज धूप निकली और दोपहर के बाद फिर से बारिश का मौसम बन गया। करीब 1 घंटे तक बारिश हुई। आपको बता दें, इस दौरान फ्लड कंट्रोल रूम से जानकारी में बताया गया कि बयाना क्षेत्र में बीते 12 घंटे में 21 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। वहीं बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां मोहम्मदपुर निवासी लक्ष्मी नारायण का मथुरा स्थित मकान पर बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। इस घटना पर तहसीलदार नितेश गोयल ने बताया कि सूबेदार लक्ष्मी नारायण ग्वालियर में हेड कलेक्टर के पद पर तैनात था, जो छुट्टियों में मथुरा स्थित अपने मकान पर आया हुआ था। इस दौरान घर पर करंट लगने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण का शव देर रात उसके पैतृक गांव लाया गया, जहां गांव में शोक का माहौल है। सभी ग्रामीण जो है इस दौरान मौजूद रहे और सभी ने जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सशस्त्र पुलिस की सलामी और शाही लवाजमे के साथ जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई। इस मौके पर भगवान को इंद्र रूपी विमान से आरूढ़ कर महंत पूरन दास और मोहन दास ने पूजा अर्चना की। दूल्हा बने जगन्नाथ को देखने के लिए हजारों की भीड़ जो है वो मौजूद रही। आपको बता दें, इस अवसर पर घंटे, घड़ियाल, शंख की ध्वनि के साथ साथ जय जगदीश हरे के उद्घोष से समूचा वातावरण जगदीशमय हो गया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।